हेलो एवरीवन, कमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सजागा। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। ये जो इंसिडेंट है ये हमारे साथ हर्षिता ने शेयर किया है और यहाँ जो भी कुछ हुआ है उनकी अपनी सगी बुआ के साथ हुआ और इन सब की वजह से ये सब लोग आज उनको खो चुके हैं और इन सब की वजह थी वो घर, एक भूत बंगला। और इसीलिए कहते हैं किसी भी घर में जाने से पहले उसकी हिस्ट्री जरूर पता कर लेनी चाहिए। चैप्टर 1, अरेंज मैरिज। इनकी बुआ का नाम मीनाक्षी था। वो इंदौर के अंदर एक गवर्नमेंट टीचर थी। उनकी शादी भी इंदौर में ही हुई थी। शादी से पहले ही उनकी जॉब लग गई थी, इसलिए वो शाहजहांपुर से इंदौर रोजाना अप डाउन किया करती थी। शादी के बाद वो इंदौर में ही रहने लगी। इधर मीनाक्षी की अपनी फैमिली में तो सब कुछ ठीक था, बट उनके हस्बैंड की जो फैमिली थी उसमें लड़ाई झगड़े बहुत हुआ करते थे। उसी के साथ साथ उनके हस्बैंड जो थे उनको ड्रिंक करने की भी आदत थी और इसी वजह से मीनाक्षी और उनके हस्बैंड की बनती नहीं थी। फिर भी दोनों ने काफी साल निकाल दिए। अरेंज मैरिज थी, दोनों साइड से कॉम्प्रोमाइज होते रहे, रिश्ता चलता रहा, इनके बच्चे भी हुए। लेकिन फिर कुछ टाइम के बाद लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि मीनाक्षी भी वर्किंग थी, काम का स्ट्रेस, घर पे आके लड़ाई, बच्चे संभालना, बहुत ज्यादा उसकी जिंदगी के अंदर डिस्टरबेंस आ गया था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जब बातें इतनी ज्यादा बढ़ गई तो उन्होंने अर्जेंट में इंदौर के थोड़ा आउटर एरिया में एक इंडिपेंडेंट घर रेंट से लिया और दिवाली के करीबन 1 से 2 महीने पहले, ये सारी बातें उसी टाइम के आसपास की बातें, दिवाली आने वाली थी, उससे 1-2 महीने पहले की ये बात है। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है तो आप हमारी इस दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर के ऊपर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हर शेयर की जाने वाली कहानी पर हम आपको देते हैं एक रिवॉर्ड। पर हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और शानदार स्टोरीज हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। किसी को बताए बिना, ना अपने घर पे ना अपने हस्बैंड की फैमिली के, सीधा उन्होंने डिसाइड किया कि एक फुली फर्निश्ड घर ढूंढती हूँ, वहीं शिफ्ट होंगी, अपने बच्चों के साथ वहीं पर रहूंगी, अब मैं इससे ज्यादा और टेंशन को झेल नहीं सकती हूँ। तो जो उन्होंने घर लिया वो इंदौर के सिलिकॉन सिटी के पास में न्यूयॉर्क सिटी है, जो कि एक वेल डेवलप्ड कॉलोनी है। मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में लोकेशन नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं किसी लोकेशन को बदनाम करना नहीं चाहता हूँ। तो उसी कॉलोनी में वहाँ पर उन्होंने एक घर रेंट से लिया। शायद जो लोग वहाँ पर रहते हो वो इस घर के बारे में जानते हो और उस घर की हिस्ट्री के बारे में भी जानते हो जो इस फैमिली के साथ हुआ, और अपने हस्बैंड से सारी बातचीत करके अब बस तुम्हारे साथ नहीं रहना है, ये सारी चीजें हो गई। उन्होंने कहा ठीक है, भाड़ में जाओ, तुमको जहाँ जाना है वहां पर जाओ। और वो अपने दोनों बच्चों को लेकर, उनका बेटा जिसका नाम था वैभव, जिसकी उम्र करीबन 11 साल के आसपास थी, और उनकी छोटी बेटी दिशा जिसकी उम्र करीबन 4 साल की थी, उनको लेकर वो उस घर में शिफ्ट हो गई। अब वो अकेली खुद को और अपने बच्चों को और अपनी जॉब को संभाल रही थी। जब वो इस घर में शिफ्ट हो गए तो दिवाली से पहले के 1-2 महीने तो उनके बहुत अच्छे से गुजरे। बच्चों का स्कूल, अपना ऑफिस, सब कुछ उन्होंने अच्छे से मैनेज कर लिया था। और इतना कुछ मैनेज करने की वजह से उन्हें इतनी भी फुर्सत नहीं मिलती थी कि वो अपने आस पड़ोस के लोगों से कोई बातचीत कर सके। और वैसे भी ये एक गेटेड डेवलप्ड सोसाइटी थी जहाँ पर सभी अलग अलग तरह के लोग रहा करते थे। और जैसे कि आप जानते हैं आजकल के आधुनिक जमाने में जब आप ऐसी कॉलोनीज में रहते हो तो किसी को भी किसी से कोई ज्यादा मतलब नहीं होता, अनटिल एंड अनलेस आप कोई अच्छी उनकी जानकार या दोस्त नहीं हो। हाँ, एक चीज मीनाक्षी ने ऑब्जर्व की थी कि सोसाइटी के लोग मीनाक्षी को अलग ही लुक से देखते थे, बट वो उन्हें इग्नोर कर दिया करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि लोग सोचते होंगे कि अकेली मदर है, पता नहीं इसका हस्बैंड है या नहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन कोई भी उनसे कुछ पूछता नहीं था और वो भी यही सोच के उन लोगों को इग्नोर कर दिया करते थे, क्या ठीक है, लोगों को सोचने दो, और वैसे मुझे कहाँ फुर्सत है, सुबह उठते ही बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, फिर ऑफिस जाना, लंच बनाना, सब कुछ करना। एक सिंगल लेडी जब ये सब कर रही होती है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, थक जाती है। और ऐसे ही समय गुजरा और दिवाली भी आ गई। दिवाली पर मीनाक्षी अपने ससुराल नहीं गई और अपने दोनों बच्चों के साथ दिवाली की पूजा पहले उसने अपने घर पे की और फिर वो अपने मम्मी पापा के घर पर आई। हंसी खुशी इन लोगों ने दिवाली मनाई और उस टाइम तक ये अपनी प्रॉब्लम्स को भूल गए। वापस रात को ही अपने घर आ गए। लेकिन जब अगले ही दिन वो सोकर उठी तो उन्हें बहुत ज्यादा वीकनेस फील हुई, इतनी ज्यादा कि बेड से उठने के बाद वो एक कप भी उठा के इधर से उधर नहीं रख पा रही थी। पहले उन्हें लगा कि उनकी किडनी की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने टेस्ट करवाया था तो डॉक्टर को जब उन्होंने दिखाया तो उसने ये कहा था
कि फ्लूइड जमा हो रहा है और अगर ज्यादा जमा हुआ तो डायलिसिस करवाना होगा। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कुछ दवाई दी और कहा कि आप 1-2 वीक ये दवा लेके रेस्ट कीजिए, अगर आराम नहीं आया तो फिर हो शायद हम लोगों को डायलिसिस करना होगा। और फिर यही किया गया। मीनाक्षी जी ने अपने ऑफिस से छुट्टी ली और टाइम टू टाइम अपनी दवा लेने लगी। अब बच्चों को स्कूल जाने के बाद वो घर पर अकेली रहती थी, या फिर शायद नहीं। चैप्टर 2, घर में साया। अब बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मीनाक्षी दिन भर घर में अकेली रहती थी। दवाई शुरू होने के बाद भी मीनाक्षी की तबीयत में कोई खास फर्क नहीं आया था। कमजोरी कम होने के बजाय और बढ़ती जा रही थी। दिन में भी उन्हें ऐसे लगता जैसे उनके शरीर से सारी ताकत धीरे धीरे कोई खींच रहा हो। सुबह जब दोनों बच्चे स्कूल चले आते तब पूरा घर एक अजीब सन्नाटे से भर जाता। नया घर था, बाहर सब नॉर्मल था, लेकिन घर के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी घुटन मीनाक्षी को महसूस होने लगी थी। पहले तो मीनाक्षी ने सोचा कि शायद ये सब उनके स्ट्रेस की वजह से है। नई जगह, बच्चों की जिम्मेदारी, हेल्थ इश्यू, ऑफिस का भी प्रेशर रहता था, बीमारी, आप समझते हो, ये सब चीजें किसी का भी दिमाग हिला सकती है। लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ छोटी छोटी चीजें होने लगी। कभी किचन में काम करते वक्त मीनाक्षी को ये महसूस होता कि उनके जस्ट पीछे कोई खड़ा है। वो पलट कर देखती, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। कभी जब वो बेडरूम में अकेले लेटी होती थी तो ड्राइंग रूम की तरफ से और इसे किसी के चलने की आहट आती, जैसे कोई नंगे पैर फ्लोर पर धीरे धीरे चल रहा हो। एक दिन दोपहर की बात है, अपनी दवा लेकर मीनाक्षी अपने रूम में लेटी हुई थी। आंखें बंद थी पर नींद नहीं आ रही थी और तभी उन्हें बिल्कुल साफ महसूस हुआ कि कोई उनके बेड के पास आकर खड़ा हो गया है। उतनी फीलिंग कोई चलकर आया, आप आंख बंद करके लेटे अपने बिस्तर पर और आपके जस्ट साइड में आकर कोई खड़ा हो गया हो। इतना ही नहीं, उन्हें ये फील हुआ कि जैसे कोई उन्हें झुककर देख रहा हो। इसे झुककर जैसे किसी को ऑब्जर्व करते उन्हें स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी। उनका गला सूख गया, लेकिन डर के मारे उस फीलिंग के आने के बाद भी उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। कुछ सेकंड्स के लिए तो उन्हें लगा कि शायद ये उनका वहम है, लेकिन तभी उनके कान के पास से एक ठंडी हवा गुजरी। ऐसी हवा जो पंखे की नहीं हो सकती थी। उन्होंने झट से अपनी आंख खोली, चारों तरफ देखा, रूम बिल्कुल खाली था। दिवाली के बाद का टाइम था, एसी चलाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इतनी ठंडी हवा का झोंका उन्हें जो फील हुआ तो उनकी आंख एकदम से खुल गई। कमरे का दरवाजा बंद था, सिर्फ रूम की खिड़की आधी खुली हुई थी। वो सब कुछ ऑब्जर्व ही कर रही थी कि तभी उनकी आंखों के सामने एक अजीब सी चीज हुई। रूम के कोने में जो प्लास्टिक की चेयर रखी हुई थी वो अपनी जगह से थोड़ी सी पीछे सरकी, जैसे कि एकदम से उस चेयर के ऊपर कोई बैठा हो। ये देखते ही मीनाक्षी एकदम से उठकर अपनी जगह पर बैठ गई और अब उनकी अंतरात्मा से आवाज आ रही थी कि घर में कुछ तो ठीक नहीं है। लेकिन उनका दिमाग अभी भी उनको यही समझा रहा था, यही लॉजिक दे रहा था कि बीमारी और दवा के असर की वजह से उन्हें यह सब फील हो रहा है। लेकिन इसके बाद चीजें अब बहुत तेज बदलने लगी। अगले दिन बच्चे स्कूल गए हुए थे, वही दोपहर का टाइम था, घर में बिल्कुल सन्नाटा था। मीनाक्षी किचन में अपने लिए चाय बना रही थी और तभी उन्हें यह महसूस हुआ कि ड्राइंग रूम से कोई उन्हें देख रहा है। वो धीरे धीरे ड्राइंग रूम की तरफ पलटी और उन्होंने देखा कि ड्राइंग रूम और किचन के बीच में जो पैसेज था, उस पैसेज के कोने में दीवार के पास कोई खड़ा हुआ है, जिसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक लंबा सा काला साया उनकी आंखों के सामने खड़ा था, बिल्कुल सीधा, बिल्कुल चुपचाप, जैसे वो उन्हीं को घूर रहा हो। उसकी कोई शक्ल नहीं थी, कुछ भी शक्ल साफ नहीं दिख रही थी, ना कोई आंखें थी, बस एक इंसान की शेप थी, लेकिन अस्वाभाविक रूप से ज्यादा लंबी। उसे देखते ही मीनाक्षी की सांसें अटक गई और उन्हें वापस अपनी आंखें झपकाई। वहां पर कोई नहीं था, वो साया वहां से गायब हो चुका था। कुछ देर के लिए वो अपनी ही जगह पर जम गई और ये सोचने लगी कि आखिर उन्हें क्या दिखाई दिया। वो जो चाय उन्होंने चढ़ाई थी, वो चाय उबल उबल कर बाहर गिरने लगी, लेकिन उनके हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। और उसके जस्ट बाद उन्होंने फटाफट से अपना फोन उठाया और पहली बार अपने मम्मी पापा को फोन मिलाया। फोन पर उन्होंने ऐसा तो कुछ भी नहीं बताया जो उन्होंने भी देखा, बस ये कहा
कि दवा चल रही है, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, थक जाती हूँ बहुत जल्दी, ऑफिस से छुट्टी ले रखी है, बच्चों को संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्या आप हर्षिता को कुछ दिनों के लिए मेरे घर भेज दोगे? हर्षिता जो कि इनके भाई की बेटी थी, जिन्होंने हमसे ये कहानी शेयर की है। और फिर हर्षिता अपनी बुआ के यहाँ आ गई सेम डे। उसके आने से मीनाक्षी को थोड़ा रिलीफ मिला। उन्हें लगा कि अब चलो दिन भर ये मेरे साथ रहेगी, बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं, थोड़ा लड़की है तो घर के कामों में भी हाथ बटा देगी। और उनके मन में जो डर है, जो चीज़ें घूम रही है, ये भी शायद अब हट जाएंगी, दूर हो जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं था। चैप्टर 3 आमना सामना। उसी रात जब सब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे, करीब 11 बजे के आसपास अचानक पूरे घर में एक जोर की आवाज गूंजी। धक धक धक, जैसे कोई भारी पैरों से ऊपर वाले फ्लोर पर जोर जोर से पैर पटक कर चल रहा हो। ये आवाज सुनकर मीनाक्षी एकदम से उठ बैठी। वैभव, हर्षिता और छोटी दिशा भी डर के मारे जाग गए। ये आवाज सुनते दिशा तुरंत रो पड़ी और बोली, मम्मी ये कैसी आवाज है? वैभव चुप था, लेकिन उसके चेहरे पर भी डर साफ दिखाई दे रहा था। इधर हर्षिता को कुछ समझ नहीं आया। उसने अपनी बुआ से पूछा, बुआ ऊपर कोई रहता है क्या? मीनाक्षी ने उसकी तरफ देखकर सिर्फ इतना कहा, नहीं, और फिर दोनों चुप हो गए। मीनाक्षी का दिल तेज धड़क रहा था। उनके दिमाग में पहले ख्याल आया कि कहीं घर में कोई चोर तो नहीं घुस आया है। मैं अकेली हूँ और ये 3 बच्चे हैं, हम लोग उसका सामना कैसे करेंगे? ये लोग ये सब सोच रहे थे, लेकिन वो आवाज रुक नहीं रही थी। लगातार धक 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 आवाज गूंजे जा रही थी घर के अंदर, जैसे कोई जानबूझकर जोर जोर से पैर पटक कर चल रहा हो, जैसे किसी को पता हो कि नीचे लोग सुन रहे हैं। इसके बाद मीनाक्षी ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई, बच्चों को कमरे में एक जगह बिठाया और बोले, तुम लोग यहीं रुको, मैं देख के आती हूँ। उनके हाथ डर से थोड़े थोड़े कांप रहे थे, पर हिम्मत जुटाकर वो धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। हर कदम के साथ आवाज और क्लियर होती जा रही थी, और जैसे ही ऊपर पहुंचकर उन्होंने दरवाजा खोला, पिन ड्रॉप साइलेंस, बिल्कुल चुप, सन्नाटा छा गया पूरे फ्लोर पर। कोई चलने की आवाज नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, पूरा फ्लोर खाली था। इससे मीनाक्षी की हिम्मत और बढ़ी और हर एक कमरे को जाकर उन्होंने चेक किया। पूरे फ्लोर पर कोई नहीं था। सब कुछ देखने के बाद फिर भी घबराते हुए, मन के अंदर एक अजीब सा डर उनके पास था, क्योंकि दिन में उन्होंने जो देखा था उसकी वजह से उनके अंदर एक डर बैठ गया था, जो उन्होंने अभी तक किसी के साथ भी शेयर नहीं किया था। फ्लोर का दरवाजा बंद करके वापस से धीरे धीरे नीचे लौटने लगी, और जैसे ही वो लास्ट सीढ़ी पर पहुंची, उनके मुंह से बहुत तेज चीख निकली। उनके चीख सुनकर सारे बच्चे दौड़कर रूम से बाहर आ गए, और उन्होंने देखा तो मीनाक्षी बुरी तरह से घबराई हुई थी, और सीढ़ी के ऊपर खड़े होकर वो लगातार उनके लिविंग रूम में रखे हुए फ्रिज की तरफ देख रही थी। सबने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि फ्रिज के ऊपर एक काला साया बैठा था। ये वही काला साया था जो दिन में मीनाक्षी ने देखा था, और अब वो इतनी बुरी तरह डर गए थे कि उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि बच्चे डर जाएंगे, और सीधा उनके मुंह से निकल गया कि फ्रिज के ऊपर कोई काला साया बैठा था। उनकी बात सुनकर बच्चे भी घबरा गए। वो छोटी दिशा बच्ची जोर जोर से लगी, मम्मी कौन है घर के अंदर, कौन है? इधर वैभव और मीनाक्षी वैभव और हर्षिता एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन दोनों समझदार थे। हर्षिता एज में बड़ी थी, करीबन 15-16 साल की थी। उसने सिचुएशन को संभाला, दिशा को चुप कराया, वैभव और उसकी बुआ को भी समझाया कि बुआ कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैं वहम हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके बाद वो सब लोग उसी कमरे के अंदर वापस चले गए। अंदर जाकर हर्षिता ने अपनी बुआ से पूछा ऊपर कोई था, तो उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद पूरी रात कोई आवाज नहीं आई। सब लोग एक साथ एक ही रूम में रहे और वहीं पर सो गए। उस रात तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अगले ही दिन से वो साया जो अब तक सिर्फ मीनाक्षी को दिख रहा था, वो अब सबको दिखने लगा। आने वाले कुछ दिनों में उसकी जो अपीयरेंस, उसकी जो प्रेजेंस थी, वो और ज़्यादा स्ट्रांग होने लगी। अब वो किसी भी टाइम घर के किसी की मेंबर को दिख जाया करता था। एक 6.5 फीट के आसपास लंबा काला साया, इंसान की शेप का, सिर्फ एक काला धुंधला साया, ना कोई आंखें ना कोई फीचर्स, और दिखने का कोई टाइम फिक्स नहीं। पहले वो धीरे धीरे लोगों को अपनी आंख के कोने से दिखा करता है, कोई यहाँ पे बैठा हुआ है, कोई यहाँ से गुजरा है, लेकिन फिर वो दिन की ब्रॉड डे लाइट में कभी भी दिखने लगा। कभी घर में घूमते हुए, कभी हॉल में चेयर पर बैठे हुए,
और कभी सीढ़ियों पर खड़े हुए। एक बार हर्षिता ने खुद अपनी आंखों से उसे उनके लिविंग रूम के फ्रिज के ऊपर बैठे हुए देखा। हर्षिता सिर्फ वहां पर 3 या 4 दिन रुकी थी और इन 3-4 दिनों में ही उसने उस साये को करीबन 2 से 3 बार देख लिया था। देखते ही वो ऑब्वियसली उसे डर जाती थी, लेकिन वो क्या कर सकती थी। वो दिखता था और सेकंड्स के अंदर गायब हो जाता था। वो जो भी कुछ था वो इन बच्चों को सिर्फ दिखता था और गायब हो जाता था, उन्हें परेशान नहीं करता था, क्योंकि उसका टारगेट बच्चे अभी नहीं थे, उसका टारगेट थी मीनाक्षी। और शायद उसके ऊपर उसने अपना कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। मीनाक्षी की तबीयत सुधरने की जगह और ज्यादा बिगड़ने लग गई थी। चैप्टर 4 द डेविल रिवील्स। हर्षिता अब वापस अपने घर लौट चुकी थी, लेकिन मीनाक्षी के घर में जो हो रहा था वो अब रुकने वाला नहीं था। उसने घर लौटकर कुछ भी अपने दादा दादी को नहीं बताया। उसे लगा कि वो लोग और ज्यादा परेशान हो जाएंगे, और ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई थी। लेकिन उधर मीनाक्षी घर में एक दिन दोपहर का जब वक्त था, बच्चे अपने रूम में थे। घर में बिल्कुल साइलेंस थी, अजीब सा सन्नाटा था, और मीनाक्षी हॉल में आई हुई थी किसी काम से। तभी उनकी नजर दरवाजे के पास पड़ी। उन्होंने देखा दरवाजे के पास कोई झुककर बैठा हुआ है, जैसे अपना सिर नीचे करके चुपचाप कोई बैठा हुआ हो। उसे देखते ही एक पल के लिए मीनाक्षी का दिल रुक गया, लेकिन उसे सोचा कि शायद घर में कोई आदमी घुसा है। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और पूछा, कौन है वहां? उधर से कोई जवाब नहीं। थोड़ा और पास गई और फिर जाकर बोली, कौन है वहां? तभी वहां पर जो भी कोई बैठा हो तो अचानक से बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया, और इतनी तेज कि मीनाक्षी रिएक्ट भी नहीं कर पाई, और उसका चेहरा अभी भी साफ नहीं दिख रहा था। सिर्फ एक अंधेरे के जैसा उसका चेहरा था, और अगली पल उसने सीधा मीनाक्षी की गर्दन के ऊपर अटैक कर दिया और बहुत जोर से वहां पर काट लिया। काटते ही वो बहुत तेज चीखी और उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। उस शेप ने, उस आकृति ने मीनाक्षी को बहुत जोर से पकड़ा और फिर उसको सीधा उठाकर हॉल में लगे हुए बेड के ऊपर फेंक दिया, और एकदम से वो गायब हो गया। बेड पर गिरते ही मीनाक्षी वहीं के वहीं बेहोश हो गई। उसकी चीख की आवाज सुनकर दोनों बच्चे भागते हुए बाहर आए। उन्होंने देखा कि उनकी मम्मी बेड पर पड़ी है और उनके गले के ऊपर एक अजीब सा निशान बना हुआ है। उन्होंने उनको जगाने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हिल रही थी, और डर के मारे छोटी वाली जो बेटी थी तो रो पड़ी। लेकिन वैभव ने थोड़ा सा दिमाग लगाया, उसने तुरंत फोन उठाकर रुपेश अंकल को कॉल किया, जो कि वैभव के यानी मीनाक्षी के हस्बैंड के कजिन थे, और वो उनकी हेल्प किया करते थे। कॉल उठाते ही बच्चों की आवाज सुनकर रुपेश समझ गया था कि बात बहुत सीरियस है। वो तुरंत जितना जल्दी हो सकता था इनके घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद उसने देखा तो मीनाक्षी अभी भी बेहोश पड़ी हुई थी, और उसके पहुंचने के भी 2 घंटे बाद कहीं जाकर मीनाक्षी को होश आया। जब उसे होश आया तो बुरी तरह से घबराई हुई थी, कांप रही थी, और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रुपेश ने उन्हें संभाला और पूछा कि भाभी बात क्या है तो बताओ। मीनाक्षी ने A to Z सारी बात रुपेश को बता दी। उनकी गर्दन पर भी दर्द था, वो निशान भी उन्होंने देखा। ऐसा लग रहा था कि सच में किसी ने उन्हें काटा है, और वो जो भी कुछ कह रही हैं वो झूठ नहीं है। ये सब कर देखकर रुपेश को ये समझ में आ गया था कि यहाँ पर जो भी कोई है वो कोई नॉर्मल चीज नहीं है, और इसीलिए अगले दिन रुपेश एक मौलवी साहब को लेकर इनके घर पर आया, जिनको वो जानता था। उनके साथ उनका एक असिस्टेंट भी था। मौलवी साहब ने घर में एंटर करते ही आसपास देखना शुरू किया बड़ी अजीब सी नजरों से, और फिर एक जगह पर रुककर उन्होंने धीरे धीरे कुछ पढ़ना शुरू किया। कुछ ऐसे अल्फाज जो वहां पर किसी को भी समझ में नहीं आ रहे थे, लेकिन उनकी आवाज में एक वजन था। और जैसे उन्होंने वो दुआ वगैरह पढ़ना शुरू की, एकदम से मीनाक्षी की बॉडी रिएक्ट करने लगी। पहले उनका सिर नीचे झुक गया, फिर धीरे धीरे उनका पूरा जिस्म जोर जोर से कांपने लगा, और फिर एक झटके से उन्होंने अपना सिर उठाया। उनकी आंखें अब बिल्कुल नॉर्मल आंखों से अलग हो चुकी थी, गहरी और गुस्से से भरी हुई। और फिर एकदम से मीनाक्षी जोर जोर से चलने लगी और घर का सामान इधर उधर फेंकने लगी। जब उसने ये करना शुरू किया तो भागकर रुपेश और उनके असिस्टेंट्स को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा ताकत थी। उसने उन दोनों को पकड़ के एक बार धक्का दिया और दोनों झटक के पीछे जा गिरे। वो दोनों वापस से आए,
बहुत मुश्किल से उन्होंने उसको पकड़ा और पकड़ते ही मौलवी साहब ने उसके सिर के ऊपर हाथ रखा, तब जाकर थोड़ी बहुत वो शांत हुई, लेकिन वो अभी भी बहुत ज्यादा वायलेंट थी। फिर मौलवी साहब ने थोड़ी कड़क आवाज में से पूछा, कौन है तू? कुछ सेकंड तक वो चुप रही, मौलवी साहब को देखते रहे उनकी आंखों में और अलग से एक मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराती रही। और फिर मीनाक्षी के मुंह से आवाज आई, लेकिन वो आवाज मीनाक्षी की नहीं थी। वो एक बहुत ही भारी गटरल सी आवाज थी, जैसे दो आवाजें एक साथ बोल रही हो। ये घर मेरा है, ये घर मेरा है। कुछ इस तरह की वो आवाज थी। ये सुनते ही पूरे रूम में सन्नाटा छा गया। उसके बाद उसने बताया कि ये खुद मेरे पास आई है, मैं इसके पास नहीं गया। मौलवी साहब ने उसे दोबारा पूछा, क्या चाहता है तू? इसके बाद वो हंसा, एक अजीब खोखली हंसी, और बोला, मौलवी तुझे क्या लगता है तू मेरा सामना कर पाएगा? एक जिन्न की ताकत का तुझे अंदाजा भी है? इतना कहते ही एकदम से रूम का टेम्परेचर बिल्कुल ड्रॉप हो गया। सभी लोगों को चीज फील हुई। यहाँ पर वो जिन्न अपनी ताकत का एक छोटा सा नमूना पेश कर रहा था कि वो क्या कर सकता है। और फिर वो जोर से बोला, इस घर में तुमसे भी पहले लोग आए थे, सबने कोशिश की, जाके पता कर जिस पर मैं हावी हुआ उनमें से कौन जिंदा बचा है। ये मेरी जगह है, मेरी कब्र है यहाँ, और मेरी कब्र के ऊपर ही इस घर का बिस्तर लगा हुआ है। ये सुनते ही रूपेश और मौलवी दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके चेहरे पर डर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद वो आगे बोला, और उस बिस्तर पर जो सोता है वो मेरा है, और उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। उसकी बात 100% सच थी, क्योंकि वहीं पर उस घर का मेन बेड यानी मीनाक्षी का बेड था। और इतना कहने के बाद मीनाक्षी की बॉडी एकदम से ढीली पड़ गई और वो वहीं के वहीं बेहोश हो गई। रूम का टेम्परेचर फिर से नॉर्मल हो गया और फिर रूम में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। सभी लोग बिल्कुल चुप थे, लेकिन अब सबको पता था कि सिर्फ साया नहीं, ये कुछ और है, कुछ पुराना, इस घर से जुड़ा हुआ एक बहुत ही खतरनाक और ताकतवर जिन्न। और सबसे खतरनाक बात, वो अब सिर्फ घर में नहीं, मीनाक्षी के अंदर आ चुका है। मीनाक्षी उसका अगला शिकार है। चैप्टर 5 द फाइनल काउंटडाउन। अब इसके बाद जब आस पड़ोस से पता किया गया तो पता चला कि इससे पहले भी इस घर में जो भी कोई आया है 5-6 महीने में वो घर छोड़कर चले गए हैं, और हर परिवार के अंदर कोई ना कोई मौत हुई, कभी उस घर में रहते हुए और कभी उस घर से जाने के बाद। अभी जो पिछली फैमिली यहाँ रह रही थी उसमें इसने एक लड़की पर कब्जा किया था, और वो करीबन 1-1.5 महीने पहले इस घर को खाली करके गए थे, और अभी कुछ दिनों पहले ही उस लड़की की मौत हुई है। तो बेसिकली वो जिन्न उस लड़की पर हावी हो गया था, और जब वो लोग यहाँ से घर खाली करके चले गए तब भी वो उसके साथ ही रहा। जहां वो गए वो वहां गया, और उसकी जान लेने के बाद जब वो वापस आया तो तब तक मीनाक्षी अपने दोनों बच्चों के साथ इस घर में शिफ्ट हो चुकी थी। और जब वो अपने घर पर वापस आया तो उसके लिए उसका नया शिकार तैयार था। जब इन्होंने और डेप्थ के अंदर चीजें पता की, मौलवी साहब का भी सहारा लिया, और मौलवी साहब ने वहां बैठकर थोड़ा ध्यान में लगाया, तो इनको और चीज पता लगी कि ये जो जगह थी जहां पर एक कॉलोनी बनी हुई है बहुत पुरानी, मतलब आप समझते हैं जब डेवलपमेंट होता है, जैसे मान लो किसी ने सोसाइटी काट दी, आपने वहां प्लॉट खरीद लिया, लेकिन आपको नहीं पता ना कि उस जमीन पे पहले क्या था। तो इस जमीन पे जहां ये घर बना हुआ था उस प्लॉट के अंदर इस जिन्न की कब्र थी। और टाइम के साथ साथ किसी को कुछ पता ही नहीं चला, कॉलोनाइजर ने वहां पर कॉलोनी काट दी, विलास बना दिए, और जब इन्होंने रेंट पे, मतलब जिसका भी ये घर था उसको भी नहीं पता बेचारे को उसके साथ कुछ हुआ होगा, फिर उसने रेंट पे देना शुरू कर दिया। रेंट पे जब देने लगे तो जो लोग आए उनके साथ प्रॉब्लम्स होने लगी, और सेम ऐसा ही मीनाक्षी के साथ भी यहाँ पर हुआ। और इसीलिए कहा जाता है कि कहीं पर भी घर लो पहले एक बार चेक करा लो जमीन कैसी है कैसी नहीं है, वहां पे आपकी वाइब्स कैसी हैं, थोड़ी देर वहां बैठो। आप कोई प्लॉट या लैंड भी खरीद रहे हो ना, तो थोड़ी देर वहां जाकर आप बैठो, 15-20 मिनट गुजारो, वहां की एनर्जी को चेक करो। आपको लगता है मुझे तो चेक करना आता ही नहीं, आता है। आपका जो सिक्स सेंस है, आपकी जो गट फीलिंग है, वो आपको सब बताएगी।
फील हो जाती है आपको एनर्जी, कहीं पर भी डिप्रेसिव या नेगेटिव एनर्जी तो फील होती है। आप भी कभी कोई लैंड वगैरह कुछ भी खरीदो, फ्लैट लो रेंट पे, वहां जाओ, 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा वहां गुजारो, यू विल फील कि अगर वहां पर कुछ भी नेगेटिविटी है तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग जाएगा। खैर, चलते हम कहानी में आगे। अब इसके बाद उनकी तबीयत तो खराब होने लगी गई थी, तो उनका डॉक्टर के इलाज तो चल रहा था। अब इन लोगों ने तांत्रिक, मौलवी, हर जगह से इनका इलाज चला दिया था, लेकिन उनके तबीयत के अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आता और फिर तबीयत वापस से बिगड़ जाती। कई बार तो उनके हाथ पर इतने सूज जाते जैसे किसी ने हवा भर दी हो। टेस्ट हुए तो किडनी की प्रॉब्लम तो पहले से ही थी, अब उनकी लीवर के अंदर भी सूजन आ चुकी थी। धीरे धीरे करके अंदर ही अंदर उनके अंदर कोई बीमारी फैल रही थी, इससे उनका एक एक इंटरनल ऑर्गन जो था वो डैमेज हो रहा था। जब किसी भी डॉक्टर, किसी भी तांत्रिक, किसी भी मौलवी से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये लोग उन्हें जालोदा लेकर गए। वहां पर एक बहुत पहुंचे हुए तांत्रिक थे। उन्होंने वहां पहुंचने के बाद मीनाक्षी के शरीर का के बराबर का एक धागा, ऐसे इनकी आंखों के सामने एक धागा लिया, पूरा उनके शरीर के लेंथ के बराबर। फिर उस धागे को इकट्ठा करके उन्होंने उनके ऊपर इस तरह से वारा, और वारने के बाद जब दोबारा उस धागे को नापा तो सभी लोग देखकर शॉक्ड रह गए कि वो धागे की लेंथ आधे से भी ज्यादा कम हो चुकी थी। और जैसे उन्होंने देखा वो खुद शॉक्ड रह गए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि उस जिन ने इनको पूरी तरह से घेर लिया है, और अभी गुप्त नवरात्रे आने वाले हैं, और अगर इन्होंने उसके गुप्त नवरात्रे के बाद 14 का समय करना, अमावस से एक दिन पहले को 14 बोलते हैं, तो 14 की रात अगर इन्होंने निकाल ली तो ये बच जाएंगी। अदरवाइज तो इन्हें कोई भी नहीं बचा सकता है। चाहे तुम इसे किसी तांत्रिक के पास, किसी मौलवी के पास, किसी देवी देवता के पास, किसी के पास भी ले जाओ, इसके पास 14 की रात तक का समय है। वो रात इसने निकाल ली तो फिर ये जी जाएगी, वरना से कोई नहीं बचा सकता है। उनके शब्द सुनकर पूरे परिवार का दिमाग खराब हो गया, और अब सब लोगों का फोकस आ गया किसी भी तरह से मीनाक्षी को उस डेट तक जिंदा रखने का। वहां से जाने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया, लेकिन उनकी तबीयत में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। इम्प्रूवमेंट होने की जगह उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी। पहले उनको शाहजहांपुर में हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, वहां पे भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, तो फिर उनको वेंटिलेटर पर लेना था। लेकिन किस्मत की बात देखो, उस टाइम पर हॉस्पिटल में वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं था। उन्होंने दूसरे हॉस्पिटल में पता किया, वहां पर भी नहीं था। फिर कहीं जाकर एक हॉस्पिटल में वेंटिलेटर मिला, बड़ी मुश्किल से, वहां उनको एडमिट करवाया, और एडमिट करवाने के 2 घंटे के अंदर अंदर वो वेंटिलेटर खराब हो गया। ये सब बातें हैं वही गुप्त नवरात्र की 9वीं 10वीं के आसपास, मतलब उस डेट के भी 3-4 दिन और बचे हुए थे। वहां से खराब हुआ तो सब लोग डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, इनको इंदौर लेकर चलते हैं किसी अच्छे हॉस्पिटल में, वहां इनको हम लोग ध्यान रखेंगे। तो उनको हाथों हाथ इंदौर ले जाया गया। वहां के किसी एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर इनको वेंटिलेटर पर लिया गया। इसी के साथ साथ जिन बाबा के पास ये गए थे, जिन्होंने धागे से नापा था, उनसे भी कुछ चीजें करवाई गई। तो उनको जब एडमिट करवाया गया तो 11, 12, 13, 14 ऐसे होती है। तो 11 के दिन से उनके ऊपर कुछ उन्होंने क्रिया की बाबा जी ने, उससे क्या हुआ, उनका रिकवरी आना शुरू हुआ। 2 दिन के अंदर वो रिकवर होने लगी, और एकदम से उनके अंदर ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट्स आ गए। उनके वाइटल्स इंप्रूव होने लगे थे। डॉक्टर्स ने कहा था कि बहुत जल्दी रिकवर कर रही है, और जिस स्पीड से रिकवर कर रही है 5-7 दिनों के अंदर तो मतलब ये रिकवर होकर इनको डिस्चार्ज भी कर देंगे, फिर आप इनका घर पे इलाज चलवा सकते हो। ये बात देखकर सभी लोग बहुत खुश थे कि चलो डॉक्टर्स का इलाज भगवान की कृपा से और तांत्रिक बाबा की क्रिया से इनके अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है। सब लोगों को अब आस बन चुकी थी। लेकिन हुआ वही जो उन बाबा ने कहा। हर्षिता को अच्छे से याद है, 14 की रात को वो उनके साथ वीडियो कॉल पर बात कर रही थी, और वो भी उनसे हंस के बात कर रही थी। हर्षिता ने इवन उनसे कुर्ता भी सिलेक्ट करवाया था उन्हीं के लिए कि कल मैं आपके लिए लेकर आऊंगी और आप इस कुर्ते को पहनना, बिल्कुल नया कुर्ता है। उन्होंने अपनी पसंद से वो कुर्ता पसंद किया था। लेकिन उसी रात 2 बजे के आसपास खबर आई कि उनकी बुआ की मौत हो चुकी है। एकदम से उनके इंटरनल ऑर्गन्स फेल हो गए और उनकी डेथ हो गई। जहां घर वालों को लग रहा था कि वो रिकवर कर रही हैं, वो ठीक हो जाएंगी, एकदम से अच्छी खासी वो सोई थी, और फिर वो दोबारा नहीं उठी। और इस तरह से उस घर की वजह से, उस घर में रहने वाले उस इविल
जिन की वजह से इनकी बुआ की मौत हो गई। बहुत कोशिश की इन लोगों ने उनको बचाने की, लेकिन कोई भी उन्हें बचा नहीं पाया। पता नहीं वो कितना पावरफुल जिन था। वो शायद एक शैतानी जिन था जो दूसरों की एनर्जी के ऊपर सरवाइव करता था, और उस घर के अंदर उसका वास था, और जो भी कोई उस घर में आता उनमें से कोई ना कोई उसका शिकार बन जाता। शायद वो घर आज भी वहां है, वो जिन आज भी वहां है, और अब भी शायद वो किसी का इंतजार कर रहा है। ये थी हर्षिता की बुआ के साथ हुआ एक बहुत ही दर्द भरा इंसिडेंट। इनके फैमिली के अंदर लॉस हुआ, और इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया कि कभी भी आप स्पेशली जब लैंड खरीदे, मकान खरीदे बना बनाया, तो उसको जांच परख जरूर करवा लें। वहां पर टाइम बिताएं खरीदने से पहले। कोई आपके नोन में पंडित हो, आपके गुरु हो, उनको लेकर जाए, उनसे जांच परख करवाएं। ज्यादा नहीं है, कभी कोई इसमें आपका 10-20 हजार रुपये खर्चा भी हो सकता है, पर सोचो आजकल मुझे ऐसा लगता है कि मतलब 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ से नीचे के घर बनते ही नहीं है, मतलब आते नहीं, महंगाई बहुत हो गई है। पर आप 20 लाख का भी घर खरीद रहे हो, और अगर आपके 20 हजार रुपये भी खर्च हो रहे हैं चेक करवाने में कि घर सही है या फिर नहीं, वास्तु के हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से, हर एक पैरामीटर पे, तो कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि अगर कुछ ऐसा हुआ तो 20 लाख के 50 लाख कब लग जाएंगे, और जीवन से बड़ी कोई कीमत नहीं है। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें, और सुनते रहें ऐसे ही रियल सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस हमारे साथ। हम लोग मिलते हैं अपने अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।